नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, यह एक ऐसा मंच है जहां आप अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं हम सभी के साथ। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के जीवन के बारे में जिन्होंने जिंदगी में एक ही मंत्र को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना सीखा है। और वो मंत्र है दोस्तों, कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, मजबूत इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और बुलंद हौसला। जिंदगी में अपने द्वारा लिए गए हर फैसले पर नाज करने वाले अनुज गुप्ता एक ऐसे शख्स है दोस्तों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर से अपना सफर शुरू किया। आपको बता दें, जौनपुर में जन्मे अनुज गुप्ता एक व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जहां परिवार में सभी व्यवसायी रहे हैं। वहीं इनकी दिलचस्पी भी अपने बड़ों को देखते देखते व्यवसाय में ही ज्यादा बढ़ने लगी और फिर करियर में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने भी इसी क्षेत्र को चुना। यूं तो शुरुआत में इन्हें हर दौर से गुजरना पड़ा, कभी मुश्किलें आई तो कभी राह आसान भी नजर आई। जीवन में संघर्ष का दौर भी आया, लेकिन दोस्तों वह सफलता ही क्या जिसे पाने के लिए आपने संघर्ष को पार ना किया हो। आपको बता दें, अनुज गुप्ता ने एक फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की। जी हाँ, फूड पे के फाउंडर अनुज गुप्ता ने अपने इस सफर में अपने साथ कई अन्य लोगों को भी जोड़ा, उन्हें रोजगार दिया। साथ ही साथ आज इनके द्वारा की गई एक छोटी सी कोशिश और मेहनत इस कदर रंग लाई है कि आज फूड पे से ज्यादा लोग जुड़ने लगे हैं और इसके माध्यम से वो मनचाहा खाना, मनचाहे रेस्टोरेंट से अपने लिए घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब सीधा मिलते हैं फूड पे के फाउंडर अनुज गुप्ता से और इनके अब तक के इस पूरे खूबसूरत सफर के बारे में जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम अनुज गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ एक तहसील सागंज में हमारा जन्म हुआ। वहाँ मैं पला बढ़ा पढ़ा और अपने जीवन की शुरुआत की। परिवार हमारे पिताजी और हमारा पूरा परिवार एक व्यवसायी है। शुरू से हमारा परिवार व्यवसाय में रहा। हमारे पिताजी भी एक व्यवसायी थे जिनका पॉलिथीन बैग का बिजनेस था, पॉलिथीन डिस्पोजल्स का बिजनेस था, मार्केट में वो करते थे। और शुरू से पिताजी के शॉप पे जाना, बैठना, ये सारी चीजें पसंद रहा करती थी, बैठता था। और या यूं कहूँ कि व्यापार करना वो चाहे एक रंग में था कुछ भी, तो व्यापार करने की चाहत, कुछ अपना करने की चाहत हमेशा रहती थी शुरू से। पिताजी की हमारी मृत्यु हो गई जब मैं 11 साल का था। 11 साल की उम्र में पिताजी का साथ छूट गया और उस समय परिवार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हम 2 भाई 2 बहन हैं, हमारा परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ, और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी आई। वो बड़े भाई पे भी आई, हम पर भी आई, पूरे परिवार पर आई, और उस जिम्मेदारी को भी पूरा करना था। निकल पड़े अपने काम के लिए, नौकरी के लिए। और जैसे जिस समय हमने अपने जीवन की शुरुआत की, वैसे तो पिताजी के डेथ से पहले हम कुछ ना कुछ करते रहते थे पिताजी की ना जानकारी में। जैसे पिताजी की शॉप के कुछ मटेरियल, जैसे पॉलिथीन मटेरियल को लेकर और उसको एक सेल्स बॉय की तरह बेचना, मार्केट में जाना, जैसे कि किसी कपड़े शॉप पे जाना या किसी वेजिटेबल शॉप पे जाना, कहीं भी जाना, और उनको बताना कि भैया मैं पन्नी बेचता हूँ, पॉलिथीन, जिसको हिंदी ऐसे नॉर्मल भाषा में देसी भाषा में पन्नी कहते हैं, बेचता हूँ, क्या आप लेंगे? तो वो उम्र बहुत छोटी, 10 साल, 10 11 साल की उम्र। उस उम्र में लोग मतलब एक मानवता दिखाना या एक तरह से इमोशनली कनेक्ट होना, अरे बड़ा छोटा बच्चा है यार, कहाँ से लाए बाबू, बैठा लेना, मतलब इस तरह पैम्पर करना कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है उसको खिलाना। और लोग सपोर्ट भी करते थे, कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे, कुछ लोग नेगेटिविटी भी फैलाते थे कि यार ये क्या कर रहे हो, या फादर का नाम पूछे बताने पर। छोटा सा शहर, छोटा सा बाजार सागंज से एक जौनपुर शहर का, जहाँ लोग एक दूसरे को जानते थे, अरे क्या हो गया, बच्चा आके ये सब कर रहा है। तो चलती रही चीजें, क्योंकि वो हमारी समस्या नहीं थी, वो हमारे परिवार को कोई समस्या नहीं, बस ये एक अंदर से कुछ करने की चाहत थी, और जो पिताजी की ना जानकारी में करता रहा।
पिताजी जब दुकान से चले जाएं और मैं दुकान का आइटम निकालूं और जाकर बेचना शुरू कर दूं और लाके उस पैसे डाल दूं। इसी तरह कुछ समय हमने किया। साथ ही घर पे एक शमाई दुकान हुआ करती थी, जिसके बाहर हमने पटाखों का भी काम किया। बम दीपावली में हम इसे यूज करते हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट हमारी 100 रुपए की थी। मतलब 100 रुपए हमने कहाँ से लाया वो तो मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि वो 100 रुपए कैसे आया घर में, कैसे मैंने कलेक्ट किया, कहाँ कहाँ से लाया। 100 रुपए से हमने अपने मार्केट से जो होलसेल पटाखे बेचते हैं उनसे 100 रुपए का पटाखा लाया। और पिताजी जब दुकान चले जाए, उनके जाने के बाद और एक मतलब बॉक्स पर, गत्ती के बॉक्स पर उसको लगा के घर के बाहर बैठ जाए कि अब हम पटाखे बेचेंगे। और पहली बार ये हुआ कि 100 रुपए का पटाखा लाया और 80 रुपए आया। मतलब 20 रुपए भी मेरे घर से चले गए। कहने का मतलब छोटा सा बच्चा था और लोग आते थे पटाखे देखने, ये क्या है, वो क्या, वो देखो, उसको देखो, दिखा के मुझे उधर, और चिड़िया इधर से उड़ा देते थे। एक पटाखा गायब। अंत में देखा कि मेरा 20 रुपए का लॉस हो गया। फिलहाल कुछ करना था, करता रहा। और इन्हीं सब चाहत को, इन्हीं सब जो एक्टिविटी थी हमारी, जो इस तरह से व्यापार करने के, काम करने की जो चाह थी, उस एक्टिविटी को देखते हुए हमारे बड़े मामा जी, जो हमारा परिवार के लिए एक भगवान के रूप में है, हम सहयोग सदैव हम लोग का परिवार के लिए छाया की तरह पूरा परिवार हमारे साथ रहा है। तो मामा जी, बड़े मामा जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने हमें इन चीजों को देखते हुए एक जनरल स्टोर का दुकान, एक छोटी सी दुकान हमारे घर के बाहर खोलने का विचार बना कि यार इसकी बड़ी इच्छाएं रहती हैं और खोलते हैं और ये यहाँ अपना खाली टाइम पे बैठेगा, बाकी पिताजी तो करेंगे ही। तो उनके अप्रिसिएशन से पिताजी ने हमारे जनरल स्टोर की दुकान की तैयारी कर ली और उसके सारे मटेरियल्स आ चुके थे। जनरल स्टोर की दुकान ओपन करनी थी। फिलहाल पिताजी का मन तो था मेडिकल स्टोर करने का। हमारे घर के सामने, ठीक सामने एक डॉक्टर साहब हुआ करते हैं, जो आज भी हैं। और उनको कैश करने का, मतलब कहने का, उनके जो मरीज होते हैं, जो मेडिसिन परचेज करते हैं वहां से निकलने के बाद, वो हमारे यहाँ आएंगे, इस तरह के ख्याल के साथ पिताजी का एक मेडिकल स्टोर खोलने का एक प्लान था। पर वो उन्होंने स्किप किया आगे के लिए और जनरल स्टोर पे आ गए। जनरल स्टोर की दुकान खुली नहीं थी, ओपन नहीं हुई थी, और उसी बीच पिताजी अस्वस्थ हुए और उनका इलाज बनारस में चल रहा था। उसी इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई और परिवार पूरी तरह रोड पे। वैसे तो परिवार बहुत बड़ा है, हमारे पिताजी 5 भाई और सब एक साथ, हम सब आज भी एक साथ रहते हैं और सबका पूरी तरह परिवार पे पूरा सहयोग रहता है। आज मैं फूड पे की शुरुआत किया हूँ। फूड पे एक फूड डिलीवरी कंपनी है। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो अपने परिवार, अपने बड़ों के आशीर्वाद और उनके सहयोग से। तो पिताजी की डेथ के बाद चीजें डिस्टर्ब हुई। कुछ दिन हम पिताजी की दुकान जो थी वहां पे बैठना शुरू किए हम दोनों भाई। और फिर प्लान ये हुआ कि यार जो जनरल स्टोर खोलना था हमें, जिसके मटेरियल्स, जिसके आइटम्स आके रखे हुए हैं, उसको खोलते हैं। उसको हमने किसी तरह से अपनी जिद से और जैसे भी परिवार के सहयोग से हमने खोल दिया। उम्र छोटी थी, समझ कम थी, चीजें नुकसान होती चली गई, या जो जो सेल होते थे, जो भी बेचते थे, पैसे आते तो लगता था बस मेरा है, इसको लुटा दो, खर्च कर दो। ऐसा कुछ हुआ करता था और करता था मैं। और कुछ दिन बाद ऐसे ही मन में आया कि यार पापा को तो मन था मेडिकल स्टोर करने का, हम भी करेंगे, हम पूरा करेंगे पापा का सपना। वो बचपन का एक अजीब सा ख्वाब। तो सामने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया, डॉक्टर साहब मैं ये करना था। डॉक्टर साहब ने मजाक बनाया, अरे क्या, ठीक, चलो करो। तो हमारे परिवार में, हमारे जो छोटे दादाजी का परिवार है, वहाँ भाई भारत वो लोग दवा का कारोबार करते हैं। उनसे भी मैंने सहयोग लिया, उन्होंने भी अपना एक छोटा सा सहयोग दिया। और हम कुछ भी जानकारी नहीं थी मेडिसिन के विषय में, फार्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं थी मुझे। अब ये ऊपर वाले का एक करिश्मा है, ऊपर वाले का चमत्कार है कि मैंने मेडिसिन, दवाओं का कलेक्शन किया और अपनी दुकान पे लाके छोटी सी पन्नी में पहली जो मेडिसिन थे वो एक पन्नी में लाके, बस वही दुकान थी मेरी जनरल स्टोर के अंदर, मेडिकल स्टोर। और जो डॉक्टर साहब के पास से निकले मरीज पर्चा लेकर, और उसको एक मतलब एक बचपना ही कहेंगे उसे, कि मैं उसको अपने हाथ से पकड़ता था, खींचता था और लेके चला था, आओ चलो दवा मैं देता हूँ तुम्हें। और लेके आने के बाद जब पर्चा देखूं तो लगे यार अभी ये क्या लिखा है, दूंगा कैसे। तो फिर वापस दौड़ के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये लिखे क्या हो जा रहा है, ये बताओ मुझे मरीज को देना है। तो इस तरह से उठा पटक करते 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 क्या हुआ, चमत्कार ऊपर वाला मेहरबान था।
और मैं अपने आप को पहलवान कहूँ तो मैं इस तरह से चलता चला गया। अब ये कैसे हुआ, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा ना बोलकर मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूँ कि ये सब हमारे एक ईश्वर का एक करिश्मा था कि मैं ये कर ले गया, मुझसे हो गया। और धीरे-धीरे इन्हीं चीज़ों में मैं दवा के काम में जनरल स्टोर को एक तरह से हमने स्विच कर दिया मेडिकल स्टोर में। धीरे-धीरे करता गया, फिलहाल लॉस होता चला गया, नुकसान कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी। पता नहीं क्या कर जाता था, कुछ ऊट-पटांग हरकतें हो जाती थी हमसे, खर्चा होना, नुकसान होना, कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी खरीद लेना। लगे कि नहीं-नहीं ये तो पैसा सब मेरा है। पहले 11 से 12 साल की उम्र थी, अब कोई क्या उम्मीद कर सकता है? करते थे। फिर मेडिकल स्टोर हमारा लॉस में हुआ, डॉक्टर साहब ने अपना भी मेडिकल स्टोर खोल लिया और हम नुकसान में थे, काम चीज़ें चल नहीं रही थी। और जैसा मैंने बताया परिवार की ज़िम्मेदारी, उसे तो पूरी करनी थी। या परिवार की ज़िम्मेदारी से ज़्यादा कुछ स्वयं करने का। तो वो सारी चीज़ें टूट चुकी थी। लोगों से उधार मेडिसिन लाना, बेचना और उन्हें पैसे ना दे पाना, उनके लिए चोर, बेईमान, फ्रॉड हो जाना। अरे ये तो फ्रॉड है और ये कुछ नहीं। पर चलता रहा, फिर कुछ दिन जेनरिक दवाओं की सप्लाई की। अपने बाजार से, अपने शहर से दूर 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर साइकिल से जाकर जेनरिक दवाओं की सप्लाई किया गया। छोटे-छोटे डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके पास जाना गाँव में और उनको सर्जिकल आइटम, जेनरिक दवाओं की सप्लाई कर देना, करता था और उसमें भी सफलता नहीं मिली, नुकसान हुआ। फिर कुछ दिन ग्रोसरी मटेरियल, बेकरी मटेरियल की सप्लाई की, उसमें भी असफल रहा। बस यही है, उम्र कम, समझ कम, फिर भी चलता रहा। फिर जब सब कुछ लॉस हो गया, तो नौकरी की तरफ कदम बढ़ा। मतलब बैठना पसंद नहीं था, बैठे या घर बैठे रहें, एक तरह से निठल्ला बैठा रहना, ऐसा कुछ था नहीं मेरे साथ। अब ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था या परिवार एक का एनवायरनमेंट जो था व्यापारी कि व्यापार करना। तो कुछ दिन हमने वाइन शॉप पे नौकरी की, कपड़े की दुकान पे नौकरी की, टेलीकॉम में नौकरी की। लखनऊ, आज जिस लखनऊ में मैं इस समय लखनऊ में बैठा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ, और आज इस लखनऊ में हमारे पास 200 प्लस ऑफिशियल टीम की है, हमारे एम्प्लॉइज की टीम है। तो आज इतने लोगों को रोजगार दिया गया, अच्छा लगता है। इसी इसी लखनऊ में मैं 3,000 रुपए महीने पे जॉब कर रहा था और इन सबको करते करते हमेशा लगे कि यार नहीं, ये नौकरी में कुछ नहीं रखा है, ये मैं यहीं रह जाऊंगा और किसी और के लिए काम करते। कहते हैं ना, वो एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा एक छोटा मालिक बन जाओ। तो शुरू से एक ख्वाब रहा है, एक सपना रहा है कि यार कुछ अपना करेंगे। तो जब मैं नौकरी में आया और जगह भटकना या किसी ने कुछ बता दिया, जैसे अब मैं कुछ दिन बीच में गया था अपने मामा के घर, जब सारी चीजों में लॉस हो गया और सब खत्म कहानी, मैं चला गया, भाग गया अपने मामा के घर। मामा जी घर पे था तो एक व्यक्ति मुझे मिला, जिसका नाम था मधुकर तिवारी, लखनऊ का रहने वाला। उसने वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू जिसको बोलते हैं, उसका काम करता था। उससे मैंने ऐसे ही एक क्यूरियोसिटी थी, एक चाह थी, और उससे मैंने कहा कि यार मुझे ही बताओ यार, मैं भी कुछ करता हूँ। तो उसने पहले तो मुझे हाँ कहा, हाँ ठीक है आ जाओ। तो मैं एक वहीं से एक सपना देखा, ओ मैं भी अब एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा कंपनी में नौकरी करूंगा। अब मैं चला आया अपने घर, जब वापस मामा के घर छुट्टियां बिता के चला आया अपने घर, और उसके बाद उससे कांटेक्ट करने की कोशिश किया। उसने मुझे थोड़ा सा अपना कैटलॉग वगैरह दिया और कहा बेचो। मैं कहा यार कहाँ जाऊंगा बेचने, यार किसके पास जाऊंगा। फिर उसने मुझे, मैंने उससे कहा मैं लखनऊ कर लूँ। अब उम्र वही 13 साल जो भी रही, 13-14 साल। उसने मुझे लखनऊ बुला लिया कि आ जाओ लखनऊ, यहाँ तुम्हें हम नौकरी देंगे और हमारे बड़े भाई हैं बहुत, सब मतलब एक समाज सेवी टाइप के हैं, सहयोग करेंगे। और मैंने फर्स्ट टाइम घर में जबरदस्ती करके और घर के कुछ जो रद्दी मटेरियल, कबाड़ मटेरियल थे, उसको बेचकर कुछ पैसे कलेक्ट करके मैं लखनऊ भाग गया, जबरदस्ती, प्रेशर देकर कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं जाऊंगा। परिवार का प्रेम था कि नहीं नहीं तू नहीं जा पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, शुरू से जिद्दी था और किसी तरह भाग गया मैं। लखनऊ उतरने के बाद पहली बार लखनऊ शहर, एक बड़ा सा शहर में आया और दिखा, अरे यार यहाँ तो पहली बार आते ही तो पहले तो मैं एक गाड़ी से, एक कार के सामने आया, ठुक गया, लग गई चोट। क्योंकि मैंने पहली बार देखा था शहर, और शहर में लड़कियों को गाड़ी चलाते हुए।
तो मैंने कहा यार वाह, यहाँ तो लड़कियां भी गाड़ी चलाती हैं। और उसी को देखने के चक्कर में गाड़ी से तो एक कार वाली मैडम आई और ठोक दी और गिरा और क्लास बच गया, उठा। और फिर मैंने पीसीओ से मैंने फोन किया। पीसीओ हुआ करते, मोबाइल तो था नहीं मेरे पास उस समय। तो पीसीओ से फोन किया कि भैया मैं लखनऊ आ गया हूँ। तो उसने मवैया था उस एरिया, मुझे बुलाया, मैं गया, काफी देर बैठा रखा, कुछ देर बाद मिला। फिर जो मधुकर से मैं मिला था अपने मामा जी के पास गोंडा में, वो मधुकर मुझे वहां कुछ चेंज नजर आया। फिर उसने मुझसे कहा अच्छा मैं आपको काम तो दे दूंगा, आप मुझे क्या सिक्योरिटी दोगे, क्या गारंटी दोगे, आप मतलब जो वो आइटम मटेरियल मुझे देगा सेल आउट करने के लिए, कहीं मैं लेके भाग तो नहीं जाऊंगा। चलिए वो भी अपनी जगह पे ठीक था। और उसने मुझे वहां से निराश करके सॉरी बोल दिया। पर मैं वहां से वापस लखनऊ से वापस निकला नहीं। मेरे पिताजी के एक मित्र थे, व्यापारिक मित्र थे, विकास अग्रवाल जी, जो यहीं चौक में उनका परिवार रहता है। मैंने उनका सहयोग मांगा, उनके पास गया और बस उनको फोन किया, उनका नंबर कहीं से निकाला, फोन किया, उनसे मिलना चाहा। अब किसी तरह मैं ढूंढते ढूंढते पहुंच गया उनके पास। और उनके सहयोग से मैं एक शेयर मार्केट की ब्रोकर की ऑफिस थी, जहां पर मैं काम करने लगा। 3,000 महीना मिलने लगा। वहां पे मैंने कुछ दिन काम किया और एक गलती हुई मुझसे। पहली बार मैंने लैपटॉप टच किया था, उनके लैपटॉप में कुछ डेटा वगैरह डिलीट हो गया। मैं बड़ा डर गया, अरे यार ये क्या हो गया मुझसे, तो ये तो नुकसान हो गया, अब तो मैं डांट खाऊंगा, मार खाऊंगा वगैरह वगैरह। तो जहां मैं रहता, लखनऊ में जहां मैं रहता था, मेरे साथ एक बगल रूम में बगल में रहते थे, और वो कंप्यूटर और इस सब के विषय में बड़े जानकार हुआ करते। मैंने उससे बताया, मैंने उससे डिस्कस किया, यार ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे यार, वो वहां मैं देख रहा हूँ सब ब्लैंक ब्लैंक हो गया, सब डिलीट हो गया मुझसे, क्या करूं। तो उसने कहा मेरे पास ले आओ, मैं सही कर देती हूँ। मैं उसको ले जाके चोरी से दे दिया। पर उसी बीच उस लैपटॉप की मांग हो गई और लैपटॉप मिला नहीं, खोजा खोजा गया। और बाद में एक अजीब सा ये हुआ कि यार अनुज गुप्ता ने लग रहा है चोरी कर दिया। और मेरे रूम पे लोग गए, देखे, और रूम पे तो मिल ही गया। अब मैं, अच्छा मेरे मन में ये है कि अगर मैं ये बता दूंगा ये डेटा डिलीट हो गया है, तब तो बड़ा वाला मार खाऊंगा। मुझे लग रहा था ये, अच्छा अच्छा, बाद में मुझे समझ में आया ये इनका टैली का जो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट होता है वो डिलीट हुआ है, डेटा नहीं डिलीट हुआ है। लेकिन मुझे लगा यार ये तो टैली वैली सब डिलीट हो गया इनका, ये तो बड़ा नुकसान हो गया इनका, मेरे से फॉर्मेट हो गया। अब मैं ऐसा ही कुछ सोच के मैं ज्यादा ही घबरा गया। और फिर उस समय चोरी के इल्जाम लगे कि नहीं तुमने चोरी किया था इसको। कोई नहीं, वहां से उन लोगों ने मुझे ससम्मान वापस कर, मतलब मुझे जिसके माध्यम से मैं वहां काम करने गया था, फिर मुझे वहां वापस कर दिया गया कि नहीं भाई तुम यहाँ ना नहीं कर पाओगे, तुम जाओ। फिर मैं वहां से वापस आया, वापस अपने जौनपुर चला आया। और फिर एक लाइफ बैठना तो था नहीं, एक लाइफ की शुरुआत की और टेलीकॉम कंपनी में आ गया। आइडिया में, नोकिया में, इन सब तरह से अलग अलग कंपनियों में 3,000 4,000 महीने पे जॉब किया। और वही सबसे समझ में आने, शुरू से समझ में आने लगा यार मैं जहां बार बार जा रहा हूँ जॉब के लिए, भटक रहा हूँ, नौकरी पाना कितना कठिन है। या जहां मैं नौकरी कर रहा हूँ वहां लोग आ रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहा है, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। अच्छा एक तो बड़ा गजब का हुआ उसी बीच कि हमारे ही शाहगंज के एक हमारे मित्र, नाम तो यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, 5 पार्टनर्स के साथ एक कंपनी बनाई, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग जैसी। उनसे मेरी बात हो गई उसी बीच। उन्होंने कहा कि आ जाओ यार तुम्हें लखनऊ में हम काम देते हैं। और फिर मैं एक बार लखनऊ भागा, उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद वही मधुकर तिवारी वाला हाल हुआ कि जब मैं उनके पास गया, उनसे रिसेप्शन पे जाके मैं बैठा, लखनऊ तो जा ही चुका था एक बार, हैदरागंज में आया और रिसेप्शन पे जाके बैठा। बैठने के बाद मैंने कहा भैया, भैया से बोलो अनुज आया है। मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस था, वो तो मेरे सागंज के भैया जी है और तुरंत मुझे अडॉप्ट के तुरंत मुझे गोद ले लेंगे और बैठा लेंगे, और भाई मेरे बैठो और तुम्हें नौकरी देता हूँ। मुझे सब कुछ बड़ा आसान लग रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे बैठा दिया अपने मैनेजर्स के साथ इंटरव्यू देने के लिए। यार ये क्या कर रहा है यार, ये तो मुझे बुलाया था, ये तो मुझे मुझे लगा कि तुरंत नौकरी परोस देगा मुझे।
और मैं बैठा और मुझसे बड़े सब क्वेश्चन आंसर होने लगे और मुझे लगा यार ये तो मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ, लग रहा है कि मैं कुछ आता ही नहीं मुझे। और वहां से रिजेक्शन लेके मैं वापस चला आया फिर सागंज। और वहीं से फिर वही नौकरी, इधर उधर भागना करना, फिर टेलीकॉम कंपनी में काम करना, कुछ दिन सिम्स की डिलीवरी करना, रिचार्ज कूपन्स गांव गांव में जाना, वही जो पहले करता था, साइकिल से सप्लाई करना, डिलीवरी बॉय के, सेल्स बॉय की तरह। फिर वही काम शुरू कर दिया, छोटे छोटे गांव में जाना। अब मैं स्क्रैच कूपन, रिचार्ज कूपन सप्लाई करना शुरू कर दिया, गांव में जाना, धीरे धीरे करना करना। फिर ये समझ में आया कि नहीं यार, ये बड़ा कठिन है नौकरी पाना। हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम अपनी कंपनी खोलेंगे और हम रोजगार पैदा करेंगे और हम लोगों को रोजगार देंगे, लोग हमारे लिए काम करेंगे, लोगों को भटकना नहीं होगा। जो समस्याएं हमें आ रही है एक जॉब पाने में, वो समस्याएं किसी और को नहीं आने दूंगा। इन सपनों के साथ मैं लगा रहा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, कुछ भी नहीं पता। इसी बीच टेलीकॉम कंपनी को छोड़ा और जो, जैसे मैंने बताया कि पिताजी की हमारी दुकान थी मार्केट में, जहां वो पॉलिथीन का व्यवसाय करते थे, अभी कुछ देर पहले मैं बताया था, और वो दुकान बंद हो चुकी थी क्योंकि हम दोनों भाई उम्र कम, समझ कम, संभाल नहीं पाए, लॉस हो गया, चीजें खत्म हो गई। हम दोनों भाई अपने अपने काम में लग गए, वो उनको जहां समझ में आया वो करने लगे, मुझे जहां समझ में आया मैं करने लगा। उसी दुकान को मैंने खोलने का विचार किया कि इसमें हम कुछ स्क्रैच रिचार्ज कूपन वगैरह बेचेंगे। और उसी बीच एक मित्र था हमारा, तो हमने प्लान किया कि उस पिताजी की शॉप पर, पिताजी की दुकान पर हम अपना कुछ काम करेंगे, अब अपनी दुकान खोलेंगे। तब हुआ बहुत कम, बहुत हुआ नौकरी, फिर वापस अपनी दुकान पे आएंगे, अपना व्यापार करेंगे। तो हमारा एक मित्र था जिसके सपोर्ट से मैंने जाना कि उसका एक मित्र है जो एक साइबर कैफे में काम करता है और उसके पास कुछ कंप्यूटर, P3 कंप्यूटर्स है, जिसको मैं लाकर मैं उससे मोबाइल डाउनलोडिंग का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। उसके पास गया, उससे मिला, उसको थोड़ा सा एक तरह से पॉलिटिकली उसको समझाया कि भाई यार तुम इतना कंप्यूटर लगाया हो यार, मुझे दे दो एक, तुम्हें मैं 600 रुपीज मंथ दूंगा, 600 रुपये महीना दूंगा, और ये मैं अपनी दुकान पर लगा के इससे कुछ काम करूँ। चलिए, मान गया, उसने दे दिया और मैं अपनी दुकान पर, भाई दुकान तो थी, तो उसी में जैसे भी हमने शुरू कर लिया, एक कंप्यूटर ला के रख दिया और मोबाइल डाउनलोडिंग का काम करेंगे। थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह सीख गया था, उसी बीच मैं कंप्यूटर स्टडी भी करता था और मोबाइल डाउनलोडिंग का काम शुरू कर दिया। मोबाइल डाउनलोडिंग में बहुत अच्छा काम किया, अच्छे पैसे आए, क्योंकि वो उस समय की मांग थी, शुरुआत थी। और सही बताएं तो आज के डेट में तो वो खत्म समय है। आज के डेट में तो गूगल से लोग डाउनलोड कर लेते हैं, आज को कौन जाता मेमोरी डाउनलोड कराने। उसमें एक रिंगटोन का हम लोग 10 रुपए ले रहे थे, एक अच्छी इनकम आने लगी, काम करने लगा और वहीं से एक सही दिशा में लाइफ टर्न की। और धीरे 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 इस काम में भी डाउन आने लगा। डाउन का मतलब वही कि अब वो दौर खत्म हो गया, जैसे कि मोबाइल को लेमिनेशन कराना, पीछे मोबाइल के पीछे के लगता था यहाँ पर लाइट लगती थी कि लाइट लगाना, चमकती थी कॉल आने से पहले, रैमेटिक बैक लाइट, ये सारी चीजें, इसमें बड़ी अच्छी इनकम थी। छल्ले लगाना, डोर लगाना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी कमाई थी। लेकिन ये सब सारी चीजें धीरे 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 मार्केट में एंड्रॉयड आ गया, ये सारी चीजें आने से धीरे 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 चीजें कम हो गई, टच स्क्रीन मोबाइल आ गया, चीजें कम होने लगी, समय के साथ बदलना था। तो बीच में ऐसे ही दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ, रात में जगना, बहुत रात देर तक मैं आज भी 4 बजे तक जगता हूँ। तो लोगों को लगता है अरे यार, जो जानते हैं परिवार में लोग जानते हैं, अरे यार ये तो मोबाइल से लगा रहता है। ऐसा नहीं, मोबाइल में कुछ ना कुछ काम करता है, तो कुछ ना कुछ गूगल करना, उल्टा सीधा करना, उसी में कुछ ना कुछ व्यवसाय, व्यापारिक चीजें ढूंढ लेना। तो ना जाने कहां से एक विचार आया, यार मैं लैपटॉप का लकी ड्रा करूंगा और लोगों को लैपटॉप दूंगा स्कीम से। कुछ अपना कैलकुलेशन मैंने किया, मेरे अकॉर्डिंग वो सही था कि ऐसे ऐसे मैं पैसे कमाऊंगा। और उसी मोबाइल शॉप पर मैंने एक सिस्टम ऐसा बना दिया, वहां मैंने एक एम्प्लॉय भी रखा, एक लड़की, गर्ल्स कॉलर रखा, कि जो पब्लिक को कॉल करती थी और स्कीम के बारे में बताती थी। पब्लिक का डेटा मैंने कहीं से इधर उधर अपने मित्रों से करके मैंने डेटा कलेक्ट किया और पब्लिक को कॉल करना शुरू किया कि सर नमस्कार, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ और हमारे यहाँ ये लैपटॉप का स्कीम चल रहा है, इस तरह से आप लैपटॉप विन कर सकते हैं। काम चलने का बल्क उन लोगों को मोबाइल के माध्यम से एसएमएस करने लगा, ये एसएमएस करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। लोग आए, जुड़े, लोग सहयोग भी किए। उसी में कई लोग, जैसे कहते हैं ना, मैंने सपने दिखाए,
लोगों ने सपने को खरीदा। कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग अधिक चालाक थे जो स्कीम को पूरी तरह से फॉलो नहीं किए, लॉस में हुए। मैं भी लॉस में हुआ। उनको स्कीम की बेनिफिट्स नहीं मिल पाई। आज मैं उनके लिए फ्रॉड हो गया। अरे यार फ्रॉड। उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने क्या गलत किया। उन्होंने स्कीम को कंटिन्यू नहीं किया, लॉस में हो गए, चीजें डिस्टर्ब हो गई। फिर वहीं से एक माइंड क्लिक किया कि यार जो टेली कॉलिंग में करवा रहा हूँ और बल्क एसएमएस करवा रहा हूँ, क्यों ना इसी तरह कोई बिजनेस करते हैं, प्रमोशन बिजनेस। मतलब छोटे जो शहर में, जो सिटी में जो दुकान है, जो ज्वेलरी शॉप, कपड़े की शॉप, ये या कार शोरूम या कोई भी, या एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूशन है, उनका प्रचार करना। तो इस तरह से क्यों ना हम कुछ अपना बिजनेस बनाए। तो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, ये तो मुझे नहीं पता था, इस तरह का काम और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं करता हूँ। और मैं सागंज तहसील से जौनपुर शहर की तरफ निकला, जहां मैंने कभी वाइन शॉप पे काम किया था। वहां पे अपने हमारी बुआ जी का परिवार है, और जहां से मैंने शुरू किया। और बुआ जी के जो छोटे बेटे हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया। उन्होंने एक ऑफिस दिलाने में, एक छोटी सी दुकान दिला दी। वहां पे मैंने अपना एक टेबल चेयर लगाया, और कैसे काम होगा बल्क एसएमएस। तो मैंने तो पहले तो प्लान बनाया कि मैं मोबाइल से एसएमएस करूंगा, और डेटा कहाँ से आया, कैसे, वो मैंने अपने कुछ मित्रों के माध्यम से, कुछ हमारे मित्र काम करने में, बाजार में रहने से कई मित्र बन चुके थे। तो कुछ वोडाफोन का डेटा कलेक्ट करना, टेलीकॉम कंपनी को डेटा कलेक्ट करना, इस तरह से डेटा कलेक्ट करके उनको मैसेज करना शुरू कर दिया कि अपनी दुकान का प्रचार कराने के लिए संपर्क करें। रोड पे घूम घूम कर, जौनपुर शहर में रोड पे घूम घूम कर हमने जो प्रचार बोर्ड लगे होते हैं दुकानों के, उससे नंबर उतारने लगा। जैसे प्रधान फैशन कपड़े की दुकान है, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस। फिर उनको जाके बैठकर कॉलिंग करना कि सर नमस्कार, मैंने उसका नाम रखा था श्री बालाजी एडवर्टाइजर। आज भी चल रहा है वो फर्म, आज बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा। और थैंक गॉड कि ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, परिवार का आशीर्वाद है कि आज भी वो काम चल रहा है और उससे इनकम आ रही है, लोगों को रोजगार भी दे रखा हूँ। तो लोगों को कॉल करना, लोगों को ऑफर देना कि इस तरह से हम एसएमएस करेंगे, एक बजट बना देना कि इतने रुपए में करेंगे। तो धीरे धीरे बल्क एसएमएस से शुरू करके मैंने टेली कॉलिंग मिलाया, 2 4 10 5 20 एम्प्लॉय कलेक्ट किया, और एक दिन उसको मैंने कॉल सेंटर में बदल दिया। मतलब सब कुछ एक अब बहुत आसानी से हो गया। मेहनत तो बहुत हुई, लेकिन कुछ चीजें जैसे लगा कि यार ये मैंने कर दिखाया। तो मुझे ये लगता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद, और साथ साथ ना बैठने वाला जो हमारा रहा। मैं बैठूंगा नहीं, बैठे हुए पानी में कीचड़ लग जाते हैं। बैठूंगा नहीं, चलता रहूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। खुद से, स्वयं से चैलेंज जो स्वयं शुरू से रहा, उसको मैंने परिणाम दिया और अपने कॉल सेंटर बिजनेस को चलाना शुरू कर दिया। फिर लगभग 8 साल 10 साल मैंने चलाया। अब 2011 से मैंने वो किसी बालाजी टाइजर की मैंने शुरुआत की, टेली कॉलिंग, एसएमएस वगैरह की, और 2019 तक मैंने उसको कंटिन्यू चलाया। आज भी चला रहा हूँ, अभी कंटिन्यू हुई है। 2019 में फिलहाल इतने साल शहर में देने के बाद हमारा एक लोगों से संबंध बन चुका था शहर में। तो उसी बीच एक रेस्टोरेंट है, बाबा बर्फानी रेस्टोरेंट, जो कि जौनपुर शहर का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, जिनके कई ब्रांचेस हैं शहर में, जिनका मेरा एक पारिवारिक संबंध है, परिवार की तरह एक मित्रवत संबंध है। जिनके पास मैं जाता था, उठता था, बैठता था। एक दिन उनके पास ही एक डिस्कशन हुआ कि उन्होंने कहा, अनुज भैया यार आपके पास 2 4 लड़के 5 लड़के काम करते हैं, क्यों नहीं उन्हीं से आप डिलीवरी करवाते फूड की। उन्हीं से फूड की डिलीवरी करेंगे, बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर और कंपनी है नहीं। तो अच्छा, ये भी काम किया जा सकता है। और वहीं से विचार आया, ओह चलो मैं अपनी कंपनी बनाता हूँ, जैसे और भी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां मार्केट में काम करती हैं, हम अपनी एक फूड डिलीवरी कंपनी बनेंगे। अब हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे और कुछ बड़ा करेंगे। अब अगस्त 2019 की बात है, मैं उस रेस्टोरेंट से निकलता हूँ, और निकलने के बाद अपने कलीग के साथ था, उसको अपने बाइक पे बैठाता हूँ। उसको मैं सीधे कहता हूँ, यार कोई नाम सोचो यार, एक कंपनी बना। तो क्या सोचें सर, कोई नाम सोचो। बहुत सोचा, बेचारे ने कुछ बता नहीं पाया। और मैं भी घर गया, अपने भाई साहब से डिस्कस किया, यार एक कंपनी ऐसे बनानी है। भाई ने बड़ा सहयोग किया। तो फिर हम दोनों भाई की विचार आई
कि बड़े बड़े नाम सोचने के बाद एक विचार आया फूड पे, फोन पे, गूगल पे, ये पे वो पे करके एक विचार आया, हमारा आएगा फूड पे। और बस वही जिद्दी चाह, और बस करना है, कैसे होगा क्या होगा कुछ नहीं सोचा। मैंने इमीडिएट अपने कुछ मित्रों को, मीडिया मित्रों को मैंने मैसेज दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, जो पोर्टल चलाते हैं, उनको मैसेज दिया खुद से कंटेंट बनाकर कि जल्दी बाजार में आ रहा फूड पे, और इस तरह से फूड डिलीवरी होगी ऑनलाइन। क्या होगा कैसे होगा ये काम कैसे होता कुछ नहीं, मैंने मार्केट में अनाउंस करा दिया कि जल्द ही बाजार में फूड पे आ रहा है। और हमने अगस्त में ही प्लान किया। अच्छा, मैं जब टेलीकॉलिंग और बल्क एसएमएस का काम करता था, जब शुरू से पूरी तरह उसी को काम करता था, उसी बीच हमारी मुलाकात मुंबई महाराष्ट्र प्रवक्ता माननीय संजय ठाकुर जी से हुआ। बातचीत हुई, एक संबंध बना, और एक बड़े भाई, एक पिता की तरह उनका सदा सहयोग रहा है, आज भी रहता है, जिनसे मैंने इस विचार को साझा किया कि भैया मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये कंपनी बनाना चाहता हूँ, और इसका उद्घाटन आपके हाथों से करूंगा। भैया ने जब ये बात सुनी, माननीय संजय ठाकुर जी ने जब ये बात सुनी, उन्होंने बहुत प्रशंसा की, हमें प्रेरणा दिया, अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और हमने उनके बताए डेट पर मैंने डिसाइड कर दिया कि इस डेट में हम फूड पे का उद्घाटन करेंगे। और हमने छोटा सा प्लान किया, एक टोल फ्री नंबर अलॉट कराया, और पब्लिक को ये बताया कि एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करो और अपना मनचाहा फूड अपने मनचाहे रेस्टोरेंट से मंगा लो, और शहर के रेस्टोरेंट से मिलना, उनको जोड़ना अपने साथ, एक्सेल पे डेटा बनाना, उनका मेन्यू तैयार करना, और इस तरह से हमने शुरू कर दिया। तो पहली डिलीवरी हमने 2 सितंबर 2019 जौनपुर से शुरू की। पहले डिलीवरी 2 सितंबर 2019 से शुरू की, और पहले डिलीवरी देने का काम स्वयं करने की कोशिश किया। आज भी कोई ऑर्डर आते हैं तो उसकी डिलीवरी स्वयं देना पसंद करता हूँ, कि अगर कोई नहीं दे पा रहा है, नहीं जा पा रहा, मैं कस्टमर को डिले हो रहा है, मैं दूंगा डिलीवरी, और स्वयं डिलीवरी देकर पहले डिलीवरी की शुरुआत की गई। अच्छा लगा क्या मैंने जो शुरू किया उसमें हमें परिणाम मिला, ऑर्डर आया। और जैसे मैंने एक ऑफर भी निकाल रखा था कि पहला ऑर्डर करने वाले को एक मोबाइल फोन इनाम है। तो शुरू हो गई वहीं से एक लड़ाई कि मार्केट में फूड पे को इंटरनेशनल कंपनियों के बीच में एक अपनी स्वदेशी फूड कंपनी को लेकर आना, और वहीं से एक चैलेंज स्वयं को दे दिया कि अनुज अब बैक नहीं जाना है, अब यहीं से लाइफ की एक बहुत बड़ी शुरुआत करनी है, और हजारों को नौकरी देना है। लग गया, और धीरे धीरे आवश्यकता आविष्कार करते चले गए। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और टोल फ्री नंबर के माध्यम से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, और बीच में हमारी ऐसे ही कनेक्टिविटी बनती चली गई, और एक ऐप डेवलपर से हमारी मुलाकात हो गई। उससे जानकारी मिली कि ऐप डेवलप कैसे होगा। उसने मुझे अपना एक सिनेरियो बताया, एक प्लान बताया, और मैंने बिना सोचे समझे बनाओ है, कैसे होगा, पैसे नहीं है, पैसे भी नहीं है, चलो आप करो, 10-20-25 हजार रुपए लो मेरे से, मैं अरेंज करके देता हूँ। बाकी जब तक आप ऐप को बिल्ड करोगे, जब तक आप ऐप को डेवलप करोगे, तब तो मैं पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ। ये भी नहीं सोचा कैसे होगा, कैसे पैसे आएंगे, चलो करो, हो जाएगा, आवश्यकता आविष्कार करेंगे, और मैं करता चला गया। दिसंबर 2019 में हमने अपना पहला ऐप फूड पे ऐप प्ले स्टोर पे ला दिया। इसके लिए ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने अपना पहला फूड पे ऐप दिसंबर में लॉन्च किया। आज हमने मतलब 15 से 20 बार, अप्रॉक्स 20वां वर्जन हमारा चल रहा है, हमने अपडेट किया, और बहुत जल्द विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर हम एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छे फीचर्स के साथ, एक अच्छे रंग रूप के, एक नए लुक के साथ हम अपने ऐप को लॉन्च करेंगे। तो दिसंबर 2019 में हमने अपना पहला ऐप लाया, और वहीं से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी ऑफिस लखनऊ में बनाऊं, और ऐसे बैठे रहना और कुछ भी ऐसे सोच लेना और कर डालो, जो सोचा कर डालो। फिर एक ऐसे ही विचार उत्पन्न हुई कि लखनऊ में ऑफिस बनाएंगे, और क्योंकि उसी बीच मैंने एक जॉब वैकेंसी निकाली थी जौनपुर के लिए। पता नहीं कहां से मेरे पास एक कॉल आ गई लखनऊ से। जब एक लड़की ने कॉल किया कि
सर हम जॉब के लिए कॉल किए हैं। कहाँ से बात कर रहे हो? उसने कहा लखनऊ से। क्या? नहीं नहीं, मैं तो जौनपुर से बोल रहा हूँ। फिर वैसे कहा लखनऊ में ऑफिस बना दे क्या? विचार आया और वही कहा ना, ऊपर वाला मेहरबान था, मैं कर गया। तो लखनऊ में मैंने विचार किया कि लखनऊ में ऑफिस होगा, और वहीं से फिर शुरू हो गया लखनऊ 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 करना है करना है करना है। तो मैजिक ब्रेक्स वगैरह OLX पे ऑफिस ढूंढना, और फरवरी में हमने लखनऊ में ऑफिस बना दी, एक टेबल चेयर रख के बैठ गए। और आज लखनऊ में हमारे पास 200+ टीम काम कर रही है। आज हम फ्रेंचाइजी के माध्यम से 20 शहरों में फूड पे को ले आए। मतलब जौनपुर से शुरू करके आज इतने शहरों में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी मैंने सितंबर, पूरे 2 साल बाद सितंबर में हमने, अभी बीते हुए सितंबर 2021 में हमने अपनी ऑफिस दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस NSP पर हमने अपनी हेड ऑफिस बनाई। लखनऊ ऑफिस को हमने ब्रांच ऑफिस कर दिया। उससे पहले लखनऊ को हम हेड ऑफिस कहते थे, अब दिल्ली को हम अपना हेड ऑफिस कहते हैं। आज हमारे पास 500+ डिलीवरी बॉय हैं, 200+ ऑफिशियल टीम है, और जो सपना था कि कुछ अपना करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, आज उसका अभी तो कहें तो कैसे ही कहें तो 1% हमने पूरा कर दिया। अभी बहुत कुछ पूरा करना है, और इतना रोजगार पैदा कर देना है कि लोगों को अपना देश छोड़कर बाहर ना जाना पड़े, नौकरी के लिए भटकना ना पड़े। जो प्रॉब्लम, जो कष्ट हमें हुई रोजगार पाने में, वो किसी और को ना हो। आज बड़े चैलेंजेस हैं मार्केट में फूड पे को लेकर चलने में। एम्प्लॉयज आते हैं, जुड़ते हैं, कुछ अच्छे लोग आते हैं, कुछ बुरे लोग आते हैं। तो बुरे को मैं छोड़ के चलता हूँ, अच्छे की दूध दही देसी ही की बात करता हूँ, गोबर को छोड़ देता हूँ। तो उन्हीं के साथ, और उन्हीं का देन है कि आज हम इतने शहरों में हैं। अपने कलीग्स जो साथ काम करते हैं, उनको भी धन्यवाद है कि उन्होंने 2 सालों में फूड पे को दिल्ली तक बैठा दिया। आगे हम पूरे इंडिया में होंगे, और वर्कमॉक के माध्यम से हम अपने देशवासियों से, अपने भारत के वासियों से कहना चाहते हैं कि फूड पे को अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए। फूड पे के सपने को साकार कीजिए, जिससे इतना रोजगार पैदा कर दिया जाए कि हमारे देशवासियों को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। और अगर कोई इन्वेस्टर है, उसका पैसे हैं, तो आज वो फूड पे की फ्रेंचाइजी लेकर अपना स्वयं का स्वरोजगार कर सकता है। तो कहने का मतलब, हमने नौकरी भी पैदा की, रोजगार के लिए नौकरी भी पैदा की, और जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सक्षम है, उसके लिए फ्रेंचाइजी देकर, स्वावलंबी बनाने के लिए फ्रेंचाइजी देकर उसे स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया। आज हमारी मैं पूरे पैन इंडिया की बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में और MP और भी राज्य में हम काम कर रहे हैं, जयपुर, राजस्थान में भी। तो आज मैं अगर पूरे इंडिया की बात करूं, 20 से प्लस शहरों में मैं काम कर रहा हूं, और आगे पूरा इंडिया करूंगा। तो इसीलिए पूरे देशवासियों से बस एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि प्लीज लोकल के लिए वोकल बनिए, और अपने स्वदेशी फूड डिलीवरी या फूड पे को अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए। अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड कीजिए। और हाँ, जैसा कि अभी एक जल्द ही हम लोगों ने एक इनिशिएटिव के कुछ एक अलग किया है कि समाज में कुछ जैसे कहते हैं, शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत होती है। शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जिसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है। तो शिक्षा की तरफ आज के डेट में बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ा नहीं चाहते, पैसे की कमी से। तो कंपनी अपने आय का 5% बच्चों की शिक्षा के लिए दे रही है। तो प्लीज इन सब को सच करने के लिए, इन सब सपनों को साकार करने के लिए, प्लीज फूड पे को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। और हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी समस्या आती है, लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं कि मैं भी टाटा बन जाऊं, अंबानी बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि सोमवार से शुरू करेंगे या 1 तारीख से शुरू करेंगे। तो वो काम करना बंद करें, जितने में है, जो है, जैसी परिस्थिति में, तुरंत शुरू कीजिए। आज अभी से शुरू कीजिए, जितने में है उतने शुरू कर दीजिए, एक दिन बड़ा हो जाएगा। अच्छे दिन कभी आपके गेट नॉक करने नहीं आएंगे। आज ही अच्छा दिन है, और आज ही से शुरू कर दीजिए।
अब कुछ कर दिखाइए। जब अनुज गुप्ता, एक उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर शाहगंज से निकलकर एक अनुज गुप्ता कर सकता है, जिस लखनऊ में हमने नौकरी की, उस लखनऊ में आज हम रोजगार दे रहे हैं। और जब मैं आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हो। तो आइए अपने देश में इतना रोजगार पैदा कर दिया जाए कि किसी को भी बेरोजगारी का मुंह ना देखना हो, किसी को रोजगार के लिए भटकना ना हो, किसी को नौकरी के लिए अपनी सीवी लेकर दौड़ना ना हो। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोग हमारी सफलता को देखते हैं। लोगों ने देखा यार इसने तो फुट पे ला दिया, या उसने वो तो टाटा बन गया, या वो तो अंबानी बन गया, या वो बहुत बड़ा ज्वेलरी व्यवसायी बन गया। लोग हमारी सफलता देखते हैं, हमने कितने अंधेरे देखे उन्हें पता नहीं होता। तो आज उन्हें उन अंधेरों के, उन चैलेंजेस के बारे में भी बताते हैं। और जैसा मैंने बताया, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस सफलता पाने के लिए बहुत अंधेरों को देखा गया है। हर दिन हर रात दौड़ा गया है, ना जाने कितनी नींद को खोया हूं, तब यहां तक आया हूं। और हाँ, अगर हम कहते हैं ना सक्सेस मंत्रा, मतलब सफलता के गुरु मंत्र क्या होते हैं, तो जैसा मैंने बताया ना कि जो करना है उसे आज और अभी से शुरू कीजिए, और थोड़ा जिद्दी बनिए, थोड़ा सा जिद्दी बनिए, और आज और अभी से शुरू, जो जितना है उतने में शुरू कर दीजिए। अगर आप सोचेंगे नहीं अच्छे दिन आएंगे, हम एक बड़ा सा ऑफिस बने, आज मेरी ऑफिस, अगर मैं स्वयं से बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक आने के लिए भी लोग बहुत प्रयासरत हैं, आ नहीं पाते। यहाँ मैं आया हूँ और इससे भी बड़ा करना है। तो यहाँ तक आने के लिए, एक बड़ी ऑफिस बनाने के लिए पहले हमने एक टेबल और चेयर शुरुआत की। तो आप भी कीजिए, एक चेयर और टेबल की व्यवस्था आप कर सकते हैं। बैठ जाइए, जो है जितना है, जो भी एबिलिटी आपकी, जो भी काबिलियत, आप शुरू कर दीजिए। यही हमारा गुरु मंत्र है। यही हमने सीखा है कि जितना है उतने में शुरू करो। दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते घिसको, लेकिन चलते हुए नजर आओ, रुको मत, बैठो मत। बैठे हुए ठहरे हुए पानी में कीचड़ लग जाते हैं, अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं। शुरू कर दीजिए इस गुरु मंत्र के साथ कि जितना है उतने में हम शुरू करेंगे। लोग क्या कहेंगे इस चक्कर को छोड़ दीजिए। हम कहते हैं ना कि अभी किसी से कह दो, जैसे एक छोटी सी बताऊं कि अभी किसी से कह दो कि वो नीम की धतवन बेचो, क्या बात करते हैं, पागल हो क्या। बाबा रामदेव धतवन को ब्रांड बना के बेचते हैं। किसी से कह दो चाय बेचो, कहेगा चाय बेचेंगे, पागल हो, इतना दिन नहीं खराब हो गया मेरा। तो आज हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करने वाला एमबीए चाय वाला जैसे लोग हैं। तो आप कहते हैं ना, पैकिंग जितना जबरदस्त होगा, दाम उतना अच्छा होगा। तो अपनी पैकिंग को जबरदस्त बनाइए, अपने व्यवहार को जबरदस्त बनाइए, और जो है, जो काबिलियत आपकी, उसी को सिखाइए। बैठिए मत, कुछ ऐसा कर जाइए। कहते हैं गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी है, हमारा भाग्य है, लेकिन गरीब मर जाना तो ये हमारी बुजदिली है कि हम गरीब मर गए। कहते हैं 24 घंटा सबको मिला है। अगर हम किसी मिलेनियर की बात करते हैं, हम किसी टाइकून की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा टाटा जी, अंबानी जी, किसी की बात करते हैं, तो उनको भी 24 घंटा ही मिला था। वही हवा, वही पानी, सब कुछ सेम, जो गॉड ने, ईश्वर ने हमें दिया है, वही अंबानी को भी दिया, वही आपको भी दे रहा है। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? जब धीरू भाई अंबानी कर सकते हैं, मानी रतन टाटा जी कर सकते हैं, अनुज गुप्ता कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। करिए, कर दिखाइए, कर दिखाइए। कुछ ऐसा कर जाइए कि जो लिखने लायक हो, या ऐसा कुछ लिख जाइए जो पढ़ने लायक। कहते हैं जैसे बहुत से लोग हमको मिले और आप कहें यार अनुज तुम्हारी एनर्जी अलग है, तुम बहुत अच्छा करते हो यार, चलो यार तुमको इंडिया के बाहर ले चलते हैं, तुम्हारा सारी व्यवस्था हम कर देंगे, वहां तुम जॉब करो, क्या देगा तुम्हारा देश तुम्हें। तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा, और आपको भी बताना चाहूंगा, ये देश की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने देश को क्या दे रहे हैं, हमारे देश ने हमें क्या दिया, ये देश की जिम्मेदारी नहीं है। हम अपने देश को क्या देंगे और क्या दे के जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमसे प्रेरणा लें और कहें कि हाँ, एक अनुज गुप्ता था जिसने जौनपुर से शुरुआत करके आज पूरे देश में हर जेब में, हर मोबाइल में फूड पे को ला दिया। आज लोग घर बैठे आसानी से फूड डिलीवरी पाते हैं। और भी कंपनियां काम कर रही थी, हमने कुछ नया नहीं किया, लेकिन अपने को कुछ नया किया और कुछ बेहतर करने की कोशिश किया। एक बहुत सवाल आता है, क्वेश्चंस आते हैं
कि सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, शिक्षा या अनुभव, एक्सपीरियंस। तो पहले तो मैं बता दूं, अनुभव, और अनुभव से ज्यादा कुछ करने की चाह सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ, शिक्षा की अगर बात करूं तो हमारी शिक्षा ही है कि जो हमें एक अच्छा अनुभव देता है। फिलहाल अगर पूर्ण रूप से बात करूं तो हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है हमारे देश का, वो हमें पैसे के लिए काम करना सिखाता है। पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा ये हमें नहीं सिखाता। तो शिक्षा की अगर बात करूं तो शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसा मैंने बताया कि शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन शिक्षा का मकसद क्या है, नौकरी पाना या नौकरी देना, बहुत बड़ा अंतर है। तो जब तक शिक्षा का मतलब ये होगा कि खूब पढ़कर खूब बड़ा नंबर लाकर एक बड़ा सा कंपनी में बढ़िया सा नौकर बन जाना, कोई बुराई नहीं है। हम भी जॉब किए हैं, आप भी जॉब करो, हमारे साथ लोग काम करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आज जो तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, अगर कल तुम कुछ अपना करना चाहते हो करो। और मैं आऊंगा वहां तालियां बजाने, सीटियां बजाने कि मेरे साथ का मेरा कलीग, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरी बहन ने अपना कुछ किया। और आज इस पेड़ की एक शाखा ने, वुड पे वृक्ष की एक शाखा ने अपनी एक शुरुआत की है, तो अच्छा लगेगा। तो मतलब नौकरी का, पढ़ाई का जब तक मकसद होगा नौकरी करना, तब तक जीवन भर नौकरी करेंगे। तो हमारी शिक्षा जो है हमें यही सिखाती है कि हम पैसे के लिए कैसे काम करेंगे। उसके लिए हमारा टैलेंट, हमारा अनुभव सबसे बड़ा रोल करता है। तो शिक्षा से ज्यादा हमारा अनुभव, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पर अनुभवी व्यक्ति, जैसे आज भी, जैसे एक छोटी सी बात बताएं आपको कि हम गांव में जाते हैं, छोटे छोटे गांव में, आज भी देश किसान, कहते हैं ना, देश एक किसानों का है, अपना भारत देश। तो अब गांवों से जुड़ा हुआ है। तो हम जब गांव में जाते हैं ना, तो बहुत से जगह ऐसे जाते हैं जहां पर लोग पढ़े लिखे तो नहीं है, अनुभवी हैं। और जो काम, जो उनका अनुभव हमें दे जाता है, वो पढ़े लिखों को फेल कर देता है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग सिर्फ, कहते हैं ना, किताबी कीड़ा है, किताबी ज्ञान, तो उनमें मत चाहिए। शिक्षा का मकसद रखिए लोगों को शिक्षित करने का, लोगों को रोजगार देने का, लोगों को स्वावलंबी बनाने का, सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए नहीं। तो शिक्षा मस्ट है, पर अनुभव के साथ सिर्फ पढ़ते रहना नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए कि हमें क्या करना। आज के डेट में लोग, जैसे बहुत से लोग हमको मिलते हैं कि भाई क्या करते हो, हमने बीकॉम किया है और अभी हम टैली कर रहे हैं, और हमने बीबीए भी कर लिया है, और हमने वो क्या बीएड भी कर लिया है। तो अभी बनना क्या चाहते हो तुम, भाई तुम करना क्या चाहते हो, क्या करना है तुम्हें अपनी लाइफ में? बीएड करके टीचर बनना है, बीबीए करना है, टैली करना है, बीकॉम भी किया तुमने, करना क्या चाहते हो? एक लक्ष्य बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, उस क्षेत्र में जाओ और कुछ बड़ा करके दिखाओ। अपनी जो भी लक्ष्य है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम ग्रेजुएशन करके अपना रोजगार करेंगे, जो भी करेंगे, शिक्षा भी लेनी है, उसका एक टारगेट बनाओ और लग जाओ। तो बस इतना कहना चाहेंगे, शिक्षा से ज्यादा हमारा अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। अच्छा, इस बीच हमारे पास एक बहुत सवाल आते हैं कि यार तुम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच काम कर रहे हो, फूड पे फेल हो गए तो, फिर वापस आ गए तो उन्हें मैं बताना चाहूंगा, पहली चीज, जो डर गया वो मर गया। डरिए मत, पाने के लिए खुला आसमान है, खोने के लिए क्या है? मैं कहता हूं आज हमारे पास एसेट के रूप में कहें या जिस रूप में कहें, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी है, कुछ नहीं है। पाने के लिए 10, 20 हजार करोड़, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो डर गया वो मर गया। हाँ, अगर हम बात करें, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं और हम वापस जीरो पे आ गए, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे, फिर से लाइफ शुरू होगी। जिंदा तो हैं और जिंदा नजर आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे।
फिर यहाँ तक लाएंगे। कहते हैं नन्ही सी चींटी जब दाना लेके दीवारों पे चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना उसे नहीं करता, और उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं जाती। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम जीरो पे भी आ गए, हम गिर गए, फिर शुरू करेंगे। और अपने अगर जैसे आज मेरी एज है 32, और अगर मैं डाउन भी गया, गिर गया, जीरो हो गया, और मैं फिर से शुरू किया, तो अपने उम्र के अगर मैं जीवित रहा, तो चाहे वो 60 साल की उम्र हो, 70 साल की उम्र हो, 50 साल की उम्र हो, या जिस भी उम्र में चला जाऊं, वहां पर मैं सफलता को ला के दिखाऊंगा और अपने सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, जो डर गया वो मर गया। इन अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी बातें हो गई और बहुत से गुरु मंत्र हो गए, बहुत सी चीजें हमने शेयर किया, अपना अनुभव शेयर किया। अब हम कुछ अपने व्यापार की बात कर लेते हैं। फूड पे एक फूड डिलीवरी है सर्विस, जिससे आज आप अपने घर पे बैठकर अपना मन चाहा फूड अपने मन चाहे रेस्टोरेंट से, अपने नजदीकी रेस्टोरेंट से घर बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे और फूड पे ऐप को सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे और अपने सिटी को सेलेक्ट करके अपने रेस्टोरेंट का सिलेक्शन करेंगे, अपना मनचाहा फूड सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर करेंगे। जैसे भी आपको ऑर्डर करना होगा, सीओडी एंड प्रीपेड ऑर्डर, पे ऑन डिलीवरी, जैसे भी सीओडी या प्रीपेड एंड पे ऑन डिलीवरी, सीओडी को बोलते सॉरी। तो जैसे भी आपको ऑर्डर करना है आप ऑर्डर करेंगे और अपना मनचाहा फूड अपने मनचाहे रेस्टोरेंट से घर बैठे मंगाएंगे। तो फूड पे एक फूड डिलीवरी सर्विस है, एक सेवा है। तो आज आप घर बैठे अपना मनचाहा फूड अपने मनचाहे रेस्टोरेंट से फूड पे, एक स्वदेशी फूड डिलीवरी ऐप फूड पे से मंगा सकते हैं। और साथ साथ आपके घर के किराना भी फूड पे पर उपलब्ध हो चुका है। अपने घर की ग्रोसरीज भी फूड पे ऐप से मंगाइए। सब कुछ, इस कोविड-19 की बात करें, आज लोग बाहर निकलना असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि हमारा वादा है कि हम आपको सुरक्षित डिलीवरी देंगे। हमारा डिलीवरी बॉय कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, फुल सैनिटाइज्ड रहता है, उसके टेम्परेचर को हम डेली चेक करते हैं, तभी उसे मार्केट में लाते हैं। तो आज आपको सेफ डिलीवरी देने का, जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी देने का, अनटचेबल डिलीवरी देने का आपको वादा करते हैं, और 30 मिनट में डिलीवरी देने को कहते हैं। कभी कोई लेट हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, तो 30 मिनट की हमारा चैलेंज होता है, हमारी पूरी कोशिश होती है हम आपको 30 मिनट में डिलीवरी देंगे। तो प्लीज फूड पे को डाउनलोड कीजिए और फूड पे को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। फूड पे एक फूड डिलीवरी सर्विस है, जैसा मैंने बताया, आपको एक सेवा देने का काम करता है कि आज आप घर बैठे हैं और आपका मन किया कि आपके घर से 2 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है और जिसका पिज्जा बहुत अच्छा है, जिसका रोटी अच्छी है, जिसका दाल अच्छा है, जिसकी सब्जियां अच्छी हैं, और आपको खाने का मन है, और आप इन ठंडी के मौसम में या गर्मी के, ठंडी में हूँ उस समय, तो ठंडी की बात करता हूँ कि ठंडी के मौसम में आप घर से निकलना नहीं चाहते, लेकिन हमारा डिलीवरी बॉय आपको डिलीवरी देगा। आप ऑर्डर लगाइए तो घर बैठे मंगाइए। लेकिन हाँ, इस बीच एक प्रॉब्लम आती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके लिए कुछ लोग करते हैं ऐसा, उसके लिए मैं उनसे हाथ जोड़ के, मैं अनुज गुप्ता हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। कुछ लोग मजाक में ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके कैंसिल कर देते हैं, फोन नहीं उठाते, सीओडी ऑर्डर लगाते हैं, फोन नहीं उठाते, और उनकी मस्ती होती है। 500, 600, 700 का ऑर्डर लगाए, वो एक दिन की हमारे डिलीवरी बॉय की इनकम होती है, जो ना चाहते हुए भी हमें डिलीवरी बॉय पे पेनल्टी लगानी पड़ती है। तो आपका एक मजाक किसी की एक दिन की रोटी छीन लेता है। तो प्लीज इस तरह का मजाक मत कीजिए। आपको सेवा दे प्रदान कर रहे हैं हम। आप हमें आप फूड डिलीवरी मंगाते हैं, आप हमें पे करते हैं, डिलीवरी बॉय को भी हम पे करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं आपको एक सेवा प्रदान करता है। बरसात में, ठंडी में, जैसा भी सिचुएशन होगा, जैसा भी मौसम होगा, ट्रैफिक में, जैसे भी आपको डिलीवरी देता है, वो आपको एक सेवा प्रदान करता है। तो प्लीज उसका सम्मान कीजिए और इस तरह के ऑर्डर को प्लीज मत कीजिए। सेवा का लाभ उठाइए, ऑफर का लाभ उठाइए, डिस्काउंट्स का लाभ उठाइए, लेकिन इस तरह का मजाक मत कीजिए। आपको मजा आया, आपने ऑर्डर किया, कैंसिल हो गया, वो यार 10 बार कॉल किया, मैंने नहीं उठाया, उसको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, इस तरह की कॉमेडी करके क्या मिला? उसकी अगर 500 का ऑर्डर किया था और उसके अगर एक दिन की इनकम 500 थी, तो उसकी रोटी चली गई।
ना चाहते हो मुझे पेनल्टी लगाना पड़ा, क्योंकि कुछ डिलीवरी बॉय ये हरकत खुद करते हैं, इसलिए हमें नहीं पता होता ये किसने किया, ना मैं ये जजमेंट दे सकता हूँ, मुझे ना चाहते हुए वो पेनल्टी लगानी पड़ती है। तो ये चीजें ना हो। आप सोचिए एक दिन का 500 रुपए, आपका अगर 100 रुपए भी गिर जाता पूरे दिन आप खोजोगे यार कहाँ चला गया। ऐसे ऐसे जहां पे हाथ लगाओगे जहां पर वो पैसा नहीं जा सकता था, सोचिए आप 100 रुपए के लिए करेंगे, वो 500 चला गया उसका। तो प्लीज प्लीज ऐसा काम ना करें, सेवा का लाभ उठाएं। फूड पे फिर बता रहा हूं, फूड पे एक सेवा है, एक फूड डिलीवरी सर्विस है, एक सपना है जिसे पूरा कीजिए और अपने देश में उसे आगे बढ़ाइए, स्वदेशी राज को आगे बढ़ाइए, स्वदेश को आगे बढ़ाइए। इस तरह की हरकत से हमारे आज के डेट में बाहर जाते हैं लोग कहते हैं यार यार ये लोग तो इस तरह के मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का। ना उड़ाइए, मत उड़ाने दीजिए। हम अगर डिलीवरी बॉय को किसी तरह का टिप या सम्मान नहीं दे सकते, कम से कम जो ऑर्डर मंगाए उसको सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट तो कर लें, रिसीव तो कर लें। प्लीज ऑफर का लाभ उठाइए, सर्विस का लाभ उठाइए और फूड पे का अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। फिलहाल अपनी बात को खत्म करने से पहले एक गाने से खत्म करना चाहूंगा। ये गाना उन लोगों के लिए है जिनके बदौलत आज हम यहाँ तक आए हैं, जिसमें हमारा एक डिलीवरी बॉय भी है, हमारे ऑफिस में बैठा हमारा कर्मचारी, चाहे वो हमारे ऑफिस का प्यून हो, चाहे वो हमारा रिसेप्शन डेस्क पे बैठे हमारा कोई एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, या हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, हमारे रेस्टोरेंट्स पार्टनर, जिन सब एक मतलब हमारे लिए हमारा एक परिवार है, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ तक बैठे हैं। तो एक गाना क्या, दो गाना बताते हैं उनके लिए। तो उनके लिए गाना है कि तेरे जैसा यार कहाँ, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा कर, यारा तेरी यारी को मैंने तो ईश्वर जाना, खुदा जाना। आप सभी ने हमें काफी समय दिया, हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। और अगर हमारे साथ जो आपने यह समय बिताया, हमें सुना, और इस बीच अगर आपको कुछ लगा, आपके लायक कुछ चीजें हैं, इनसे कुछ कहते हैं ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा जाता है हमें। तो अगर आपने हमसे कुछ सीखा तो प्लीज अपने जीवन में उसका उपयोग कीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा लगेगा कोई व्यक्ति हमसे प्रेरित होकर कुछ कर सके, किसी का मार्गदर्शक बन सकूं। भाई खुद के लिए करना अच्छी बात है, लोगों के लिए करना, कहते हैं जानवर भी खुद के लिए अपनी रोटी पैदा कर लेता है कहीं से, लेकिन हम इंसान हैं। तो अगर हमारी अब स्टोरी कहूं क्या कहूं, कि अगर हमारी बातें, हमारी स्टोरीज आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज पहले तो शेयर कीजिए, जिससे अगर आपको अच्छी लगी है और लोग सुनेंगे, वो भी कुछ जानने को, सीखने को पाएंगे, वो भी कुछ अपने लाइफ में चेंज कर सकेंगे। तो प्लीज सिर्फ आप किसी 3 को शेयर कीजिए, वो किसी 3 को करेगा, ऐसे पूरे इंडिया को शेयर होगा। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे फूड पे के फाउंडर अनुज गुप्ता की सफलता की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। जी हाँ, मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का। तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ और सुनाइए अपनी कहानी देशवासियों को। दोस्तों, आपकी कहानी ले आएगी लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। तो आइए और दीजिए इस मुहिम में हमारा साथ। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, इफ वी कैन इंडिया कैन। जी हाँ, जिस तरह अनुज गुप्ता ने अपने जीवन से जुड़े किस्सों, अनुभवों और संघर्षों के बारे में हमें बताया, उसी तरह आप भी अपने जीवन के हर पड़ाव, हर दौर को एक बार फिर से याद करें और अपने जीवन की पूरी कहानी सभी के साथ साझा करें। आपके अनुभवों से देशवासियों को मिलेगी एक नई प्रेरणा, इसलिए शेयर कीजिए अपनी कहानी सभी के साथ। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।